हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आज इसका आखिरी पार्ट पढ़ के इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे। ठीक है, तो आज हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ेंगे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ P&L जो है वो भी हम सीखेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में भी काम आता है और अकाउंट्स में 11th में पढ़ा था आपने और 12th में दोबारा आप पढ़ रहे हो। यहाँ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली क्या होता है, जिस साइकिल में, जिस पीरियड में आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो। और ऑपरेट का मतलब यहाँ पे है जिस दिन आपने रॉ मटेरियल्स को खरीदा। सबसे पहले आप क्या करते हो? आप सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को खरीदते हो, है ना। आप सबसे पहले जो रॉ होता है उसे आप खरीदते हो, उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा देते हो। फिर रॉ मटेरियल आधा अधूरा रेडी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। फिर क्लास उसे पूरे की तरीके से फिनिश कर देते हो, यानी कि पूरा बन जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। फिर आप उसे सेल करते हो। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आते हैं आपके पास सेल करने से, और फिर उन डेटर से और बिल्स रिसीवेबल से क्लास विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, 3 महीने का टाइम अगर है तो 3 महीने के टाइम के अंदर आपको पैसा मिल जाता है। फिर आप इस पैसे से दोबारा रॉ खरीदते हो और ये प्रोसेस, ये साइकिल रिपीट हो जाता है। तो जिस दिन आपने रॉ मटेरियल खरीदा और जिस दिन आपने उसे बेच बाच के पैसा रिसीव कर लिया, यहां से यहां तक का जो पीरियड है, जो साइकिल है, इसी साइकिल को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिस दिन आपने रॉ खरीदा, रॉ खरीदने के बाद उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिर सेल किया, डेटर और बिल्स रिसीवेबल मिले, उनसे क्लास कैश कलेक्ट कर लिए, ये पूरा साइकिल पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। और अगर किसी बिजनेस में ये चीज़ गिवन नहीं होती तो क्लास ऑपरेटिंग साइकिल को जनरली 12 मंथ्स मानते हैं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वी अज्यूम ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑफ 12 मंथ्स। ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 12 महीने का है, ये हम अज्यूम करेंगे अगर क्लास क्वेश्चन साइलेंट है तो। इसी बेसिस पे क्लास हमारा क्लासिफिकेशन होता है करंट असेट, करंट लायबिलिटी का। और क्लास करंट असेट या करंट लायबिलिटी या नॉन करंट असेट, नॉन करंट लायबिलिटी, ये तभी पता चलता है क्लास ऑपरेटिंग साइकिल को देखते हुए। और जनरली देखा गया है कि जिसका बिजनेस जितना बड़ा होता है उसको ऑपरेटिंग साइकिल उतना ही बड़ा होता है। एक समोसे वाला क्लास शायद 2 घंटे में रॉ खरीदने के बाद उसे फिनिश गुड्स बना के बेच बाच के 2 घंटे में क्लास समोसा बेच के पैसा लिया है, लेकिन एक गाड़ी बनाने वाला ऐसा नहीं कर सकता, उसको टाइम लगता है। ठीक है, सो ऑपरेटिंग साइकिल समझ आ गया। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन जो क्लास एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, इवन 12th में CUET में पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से समझना क्लास ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द ट्रेड पेबल गिवन बिलो एज अ नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, रीजन फॉर द सच क्लासिफिकेशन। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, भरपूर एग्जाम्पल। इन सबको पढ़ के समझ के आपको बताना है कि ये जो ट्रेड पेबल है, अच्छा सर नॉर्मली ट्रेड पेबल क्या होता है? सर करंट लायबिलिटी, आमतौर पे ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होता है। बट क्या ट्रेड पेबल नॉन करंट लायबिलिटी हो सकता है? तो यस हो सकता है। मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिखाया था तब भी बताया था क्लास आपको, ट्रेड पेबल नॉन करंट लायबिलिटी भी हो सकता है अगर उसकी पीरियड जो है पेमेंट का वो 12 महीने के बाद की है, प्लस 12 मंथ्स है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मोर देन 1 ईयर अगर आप पे करते हो तो ऑब्वियसली क्लास वो चीज़ आपका नॉन करंट हो सकता है। तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मतलब ट्रेड पेबल है और काफ़ी सारे अलग अलग डेटा है, तो इसको देख के मैं तुम्हें सिखाता हूँ पहले कि समझना कैसे है कि वो करंट होगा या नॉन करंट होगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ऑपरेटिंग साइकिल जो मंथ्स में है, 10 मंथ्स, 11 मंथ्स, इस तरीके से। फिर एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट कि कितने महीने में आप उसको पे कर दोगे, लायबिलिटी की पेमेंट कितने महीने में कर दोगे, ये डेटा आपको दे रखा है। एक रूल, थंब रूल आप अच्छे से समझ लो क्लास, और वो ये है कि कोई भी पेमेंट अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कर रहे हो तो वो हमेशा करंट होगा। ठीक है, करंट लायबिलिटी अगर ट्रेड पेबल है तो, करंट एसेट अगर ट्रेड रिसीवेबल है तो। ध्यान ध्यान समझना, ऑपरेटिंग साइकिल और ये है पेमेंट पीरियड। ठीक है, ध्यान से समझना, पहला रूल नंबर 1, मैं तुम्हें रूल नंबर 1 बता रहा हूँ। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल और पेमेंट पीरियड। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने का है, पेमेंट पीरियड 7 महीने का है, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आप पेमेंट कर देते हो, तो हमेशा ये क्लास करंट लायबिलिटी होगा अगर ये ट्रेड पेबल है, करंट असेट होगा अगर ये ट्रेड रिसीवेबल है। ऑपरेटिंग साइकिल 9 महीने का है या 8 महीने का है,
तो भी क्लास ये हमेशा करंट ही होगा। ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का या 11 महीने का, तो भी ये करंट ही होगा। ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का या 17 महीने का, तो भी ये क्लास करंट लाइबिलिटी या करंट असेट ही होगा। ऑपरेटिंग साइकिल 95 मंथ्स का है, पेमेंट 92 मंथ्स के अंदर है, अभी भी ये करंट ही कहलाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना रूल नंबर 1, कोई भी पेमेंट अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हुई है तो वो हमेशा करंट ही होगा। अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हो गई है तो हमेशा करंट होगा। रूल नंबर 1 मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर हो गई है तो क्लास वो हमेशा करंट ही कहलाएगा। जैसे ऑपरेटिंग साइकिल 11 है, पेमेंट 8 है, तो ये क्या है क्लास आपका करंट लायबिलिटी। अंदर अंदर अगर है, ये बाहर है वो छोड़ दो, बाहर है ये देखो, ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स का है, पेमेंट 15 में, तो ये करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स का है, पेमेंट 13 में, तो ये करंट लायबिलिटी। तो जो भी पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हो गई है तो हमेशा वो करंट ही होगा, उसमें कोई दिमाग और लगाना ही नहीं है। क्योंकि आपका रॉ खरीदने से लेकर फिनिश गुड्स पूरा बना के पैसे मिलने तक का समय है 15 महीना, और पेमेंट तुम 13 महीने में कर दे रहे हो, तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पेमेंट कर दे रहे हो, तो वो करंट हो गया। ठीक है, अब अगर ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया, यानी रूल नंबर 2, अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कोई पेमेंट हो रही है या पेमेंट मिल रहा है तो वो करंट लायबिलिटी या करंट असेट होगा। बट अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया ऑपरेटिंग साइकिल से, तो क्या होगा? तो अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया तो आपको चेक करना है क्या वो 12 मंथ से भी बाहर चला गया। समझ रहे हो? अगर वो 12 मंथ से भी बाहर चला गया तो क्लास पक्की बात है वो क्या है क्लास, नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट लायबिलिटी। और ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया लेकिन 12 मंथ्स के बाहर नहीं गया तो वो हमेशा क्या होगा, करंट होगा। मैं रिपीट करूं, थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान सुनो। ऑपरेटिंग साइकिल से अगर बाहर चला गया कोई चीज तो हमें चेक करना है क्या वो 12 मंथ से भी बाहर चला गया, इफ यस तो वो क्लास नॉन करंट है। लेकिन वो 12 मंथ से बाहर नहीं गया अभी, तो समझ जाना क्लास वो क्या है आपका, वो आपका करंट एसेट या करंट लायबिलिटी है। मैं 2 एग्जांपल देता हूं, ठीक है, सुनना मेरी बात। ऑपरेटिंग साइकिल, ये पेमेंट है, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है तो पक्की बात है फिर तो वो करंट है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया, ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया, जैसे ये है क्लास 15 और ये है 20, ठीक है, ये है 8 और ये है क्लास 9, ठीक है। तो क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया? नहीं, 15 नहीं 25 कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो, 25 और 20। क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया? क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया? हाँ, दोनों ही केस में ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा हो गया पेमेंट, ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा हो गया पेमेंट, ठीक है। अच्छा, ज्यादा करना था ना, तो यहाँ पे 15 ही लिखो, फिर हमने ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा, तो ये 15 और ये 20, ठीक है, ये 8 और ये 9। तो अब सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया, हाँ बाहर चला, क्या ये 12 से ही बाहर चला गया? हाँ, ये तो 12 से भी ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है क्लास है, ये नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब करंट नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया, हाँ ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया। क्या ये 12 से बाहर गया? नहीं, 12 से बाहर नहीं गया, तो क्लास ये क्या है आपका, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी। तो आप ध्यान रखना, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर जो है वो तो करंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर अगर चला गया तो एक क्वेश्चन और रेज होगा कि 12 से भी ऊपर चला गया, पेमेंट 12 महीने से भी ज्यादा हो रही है तो नॉन करंट, अदरवाइज करंट। जैसे 10 से बाहर चला गया, हाँ। अब देखो क्या 12 से बाहर चला गया? नहीं, 12 के अंदर अंदर है, 12 है या 12 के अंदर है, 12 से ऊपर नहीं गया, तो क्लास क्या होगा, ये करंट लायबिलिटी। ये 10 है, ये 15, 10 से बाहर चला गया, हाँ 10 से बाहर चला गया, पर आप चेक करो कि 12 से भी बाहर चला गया, हाँ 15 है, यानी ये 12 मंथ से भी एक्स्ट्रा हो गया, तो ये क्या है क्लास आपका, नॉन करंट लायबिलिटी। 18 है और 24 है, 18 से बाहर चला गया, हाँ चला गया, तो अब चेक करो कि 12 से भी बाहर चला गया, हाँ ये 24 तो 12 से भी ज्यादा है, तो क्या है क्लास, ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ क्लास, ठीक है, 2 पूछता हूँ एक की जगह, और तुम दोनों का आंसर देना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ये है ट्रेड रिसीवेबल, और यह ऑपरेटिंग साइकिल, और यह है क्लास आपका कलेक्शन पीरियड, बिकॉज रिसीवेबल से हमें कलेक्शन मिलता है, कलेक्शन पीरियड। तो ये है क्लास आपका पहला, 2 केस आपको बताना है। पहले का आंसर क्या होगा, करंट असेट होगा, नॉन करंट असेट होगा। दूसरे का बताना है क्या होगा, करंट असेट होगा, नॉन करंट असेट होगा। तो ये ट्रेड रिसीवेबल, ये है क्लास 20 और ये है 25, ये है क्लास 17 और ये है आपका 13, ठीक है। तो पहला और दूसरा आपको बताना है कि ये पहले केस में जो ये ट्रेड रिसीवेबल है ये करंट असेट है या नॉन करंट असेट है, और दूसरे केस में जो ये ट्रेड रिसीवेबल है ये करंट असेट है या नॉन करंट असेट है, ये आपको बताना है। मैं फाइनली एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो भी चीज़ ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर होती है उसे तो करंट ही मानो हमेशा, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया तो आपको एक चीज़ और चेक करना है, क्या ये 12 से बाहर चला गया? अगर 12 से बाहर चला गया फिर तो पक्का नॉन करंट है।
ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया और 12 से भी बाहर चला गया फिर तो नॉन करंट है, लेकिन 12 के अंदर अंदर है या 12 है तो वो करंट है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग साइकिल और इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैंने वही बता दिया आपको। आपको ये फॉर्मेट हर एक बच्चे को 100% याद होना चाहिए। पिछले साल तीसरा चैप्टर जो है इसके बाद आता है, जो थर्ड चैप्टर है विच इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, वो सिलेबस में नहीं था, बट इस साल वो आपके सिलेबस का पार्ट है और वो चैप्टर सच में बोनस है। मतलब वो ऐसा चैप्टर है, इसे क्लास 1 घंटे में सीख के बच्चा आराम से 3 नंबर ला सकता है। तो उस चैप्टर को सीखने के लिए ये काम आता है। ठीक है, तो ये हमेशा काम आएगा। मैंने आपको ऐसा ही क्लास कंपनीज की बैलेंस शीट बताई थी कि कंपनी की पूरी बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है। उसी तरीके से ये जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, इसे बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या कहते हैं क्लासेस को? इनकम स्टेटमेंट। और ये भी कंपनीज की ही है, प्राइवेट फर्म की नहीं है। फर्म का तो अकाउंट बनता है, डेबिट साइड क्लास एक्सपेंस, क्रेडिट साइड इनकम, लेकिन ये स्टेटमेंट है और ये कंपनी की है। तो कंपनी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या इनकम स्टेटमेंट बनाती है जिससे नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता चलता है, जबकि फर्म अकाउंट बनाती है, पी एंड एल अकाउंट, राइट। तो ये हो गया फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, 2 साल के बनते हैं स्टेटमेंट सारे। सबसे पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, सबसे पहला जो आइटम है इसके अंदर वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो पहली चीज है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको नेट सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके अंदर क्लास, इसमें आप ऐड करोगे अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स, यानी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। आपने सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटा देना है जो रिटर्न हुआ था। सेल्स रिटर्न का एक और नाम होता है, कितने बच्चे जानते हैं जरा कमेंट में मुझे बताओ, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम। तो ये आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पिछले साल का तो हो गई आपके पास, करंट ईयर का हमें निकालना है। ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्लस करोगे आप अदर इनकम, आ जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू। अदर इनकम का मतलब क्या है? जो आपकी रोजमर्रा का काम नहीं है, लाइक इंटरेस्ट मिल गया, रेंट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, कोई ऐसी चीज जो रोजमर्रा का काम नहीं है आपका, बस आपको मिल गया है इनकम। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ा के जो फीस लेता हूँ वो क्लास मेरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्योंकि मेरा काम ही वही है पढ़ाना। लेकिन मैंने बैंक में एक एफडी कराई जिससे मुझे महीने का 1,000 रुपए, 2,000 या 5,000 मिल जाता है, फिर वो जो मेरी इनकम है वो अदर इनकम है। ठीक है, वो मेरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, ये मेरा काम नहीं है बैंक से एफडी से पैसे कमाना। किसी और का हो सकता है बट मेरा काम नहीं है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। इतना याद करो, दिमाग में सेट करो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स से पैसा आया, प्लस अदर इनकम आप ऐड करोगे तो जो आपके पास आएगा उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, या उसको बोलते हैं टोटल इनकम। ठीक है, फिर हम एक्सपेंस की एक लिस्ट तैयार करेंगे, कुछ खर्चों का एक पूरा चिट्ठा बनाएंगे, क्या क्या खर्चे हमारे हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम जो भी खर्चे करेंगे उसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंस। ये सारे खर्चे मैं करके बताऊंगा, वो आता है टोटल एक्सपेंस। ऊपर था टोटल रेवेन्यू, नीचे आएगा टोटल एक्सपेंस। फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाएंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट। फिर हम टैक्स पेमेंट कर देंगे, इनकम टैक्स जो भी परसेंटेज होगा वो आएगा क्लास आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए। एक बार मेरे साथ साथ बोलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, आ गया टोटल रेवेन्यू। फिर एक्सपेंस की लिस्ट बना देंगे, 3-4 एक्सपेंस जो भी हैं, आएगा टोटल एक्सपेंस जोड़ के सारे खर्चे को, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर लगाएंगे टैक्स परसेंटेज, 10, 20, 30, 40, 35, 25 जो भी परसेंटेज है वो लगाने के बाद जो यहाँ बचेगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये पूरा स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम आएगा टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस की लिस्ट आएगा टोटल एक्सपेंस सबको जोड़ के, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस करेंगे इनकम टैक्स का परसेंटेज 25-30% जो भी क्वेश्चन बोलेगा, आने के बाद जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये फॉर्मेट पूरा लर्न होना चाहिए। अब जो एक्सपेंस की लिस्ट है उसमें कुछ एक्सपेंस है, लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो आपने परचेज किया, ठीक है, परचेज कॉस्ट कुल मिला के, फिर आपने स्टॉक को जो खरीदा है वो, चेंज इन इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, जो इन्वेंट्री में चेंज आया है, स्टॉक में जो चेंज आया है, फिर है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सारे एम्प्लॉय की रिगार्डिंग सैलरी वगैरह जो भी कुछ खर्चा आप एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो ये वो आ गया। फिर ये आ गया फाइनेंस कॉस्ट, जो भी आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो, जो भी फाइनेंस मतलब पैसा, फंड्स को रेज करने का जो पैसा है, कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो। और फिर अगला डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, जो फिक्स असेट अगर टेंजिबल है तो डेप्रीशिएशन, इंटेंजिबल है तो क्लास क्या करते हो?
अमोर्टाइजेशन, ठीक है। बेसिकली डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट के लिए होता है और इनटेंजिबल्स के लिए क्या होता है, अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक्सपेंस हो गए। तो आपको एग्जामिनेशन में 2 या 3 एक्सपेंस जो भी होगा आप उनको जोड़ोगे, आएगा टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उस पर आप टैक्स लगा दोगे और माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो आपको लर्न है अच्छे से, ठीक है। वो काफ़ी बड़ा था बट ये छोटा सा फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ये फॉर्मेट अच्छे से याद करके जाने की जिम्मेदारी आपकी है, राइट। चलो नाउ नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे सबसे पहली लिमिटेशन है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। एक्चुअली जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो जो भी रिकॉर्ड करती है वो हिस्ट्री को रिकॉर्ड करती है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। कोई बिल्डिंग खरीदी थी आपने तो कब खरीदी थी, मान लो आपने सन 2005 में कोई बिल्डिंग खरीदी थी 5 लाख की, आज भी बिल्डिंग में वो 5 लाख का ही दिखाएगा, भले उसकी रियल वैल्यू 5 करोड़ हो। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मतलब पुरानी वैल्यू जब आपने परचेज की थी, जब आपकी कॉस्ट लगी थी, उस चीज को क्लास से रिकॉर्ड करता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कि तुम्हारे लिए कितने खरीदा था उतने का दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा है अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स। बहुत सारे एस्टिमेशन हम लोग लेते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन की बात करोगे तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस साल्वेज अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। कि भाई हम मानते हैं मशीन 10 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, एस्टिमेट ही तो करते हैं, गारंटी है मशीन इतने साल चलेगी। क्या आप गारंटी दे सकते हो मशीन 5 साल बाद खराब हो जाएगी या 6 साल बाद खराब हो जाएगी, क्या पता उसके आगे चले उसके पहले खराब हो जाए। तो कई बार अकाउंटिंग में हम जो एस्टिमेशन लगाते हैं ना वो एक्यूरेट नहीं है। लिमिटेशंस का मतलब हो, हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठाते हैं, पढ़ते हैं तो हम उसको सच मानते हैं, बट आपने कुछ अंदाजे से अगर बनाया है, आप पुरानी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हो, आपकी बिल्डिंग दिख रही 10 लाख की, तो उसकी रियल वैल्यू क्या नहीं पता आपको, तो आप ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा वो, समझ लो। तो वही लिमिटेशन है। इट लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। कई बार क्या होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में धांधलेबाजी हो जाती है, मैनिपुलेशन हो जाता है, माल प्रैक्टिस को की जाती है। जैसे उनको लग रहा है कि यार इस चीज़ को दिखाएंगे तो शेयर होल्डर को गलत इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो छुपा देते हैं। जैसे स्कूल वाले जब आप एडमिशन लेने जाओ तो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, स्कूल की कमियां नहीं बताएगा कोई भी आपको, ठीक है। आप किसी कोचिंग में जाओ आपको टॉपर के बारे में बताएंगे, फेलियर के बारे में कोई नहीं बताएगा। तो कंपनी में क्लास पब्लिक का पैसा लगता है, तो जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना तो उसमें क्लास जो नेगेटिव इंपैक्ट जो चीज़ डालती है, कभी लॉस हो गया, कोई रेड हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, वो उसको छुपा देते हैं, विंडो ड्रेसिंग कर लेते हैं, वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को दिखाते हैं, इनको छुपा लेते हैं। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जिनकी वैल्यू मनी में मेजर की जा सकती है। जिस चीज़ की वैल्यू मनी में है वही चीज़ क्लास रिकॉर्ड होगी। तो जो भी क्वालिटेटिव एलिमेंट है, लाइक आपके ईमानदार एम्प्लॉयज़, ऑनेस्ट एम्प्लॉय, अगर आपका एम्प्लॉय ईमानदार है तो आपके बिजनेस को लाखों करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा सकता है। वो पंक्चुअल है, वो डेडिकेटेड है आपकी तरफ, तो वो काफ़ी बेनिफिट दे सकता है। लेकिन वो चीज़ें क्लास रिकॉर्ड नहीं होती। एम्प्लॉयज़ का वैल्यू, एक्सपीरियंस है ना, वो सब क्लास, ऑनेस्टी, वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। ये प्रॉब्लम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अगला, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। अगर क्लास आज से 5 साल पहले कोई चीज़ 100 रुपए की थी, ठीक है, और आज भी उसकी वैल्यू 100 लिखी है, तो दोनों में क्लास बहुत अंतर है। बिकॉज उस टाइम पे 100 रुपये में बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते थे तुम, आज तुम 100 रुपये में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते। मतलब अगर आपने दादाजी से पूछोगे तो आपके दादाजी क्लास 10, 15, 20 रुपए या महीने का 50-100 रुपये में अपना परिवार चलाते थे। आज 100 रुपये क्लास आपकी पॉकेट मनी पर डे की भी क्लास कम है अगर देखा जाए। तो यही है क्लास कि प्राइस लेवल, और ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है कि जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हम पॉकेट मनी जैसा कोई सिस्टम था ही नहीं, है ना। पॉकेट मनी जैसा कोई सिस्टम नहीं था, और कई सारे लोग अमीर होते हैं तो बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं हर महीने का, है कि नहीं। तो डिपेंड करता है। बट हाँ, मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि मनी की जो वैल्यू है ना वो टाइम टाइम चेंज होता है, वो उसको इग्नोर करते हैं, उसको नहीं लेते। 100 रुपये मतलब 100, सन 1950 का 100, 2050 का 100, बात बराबर है। तो 100 तो 100 है। ये एक प्रॉब्लम है, यानी कि प्राइस में जो चेंजेस आ रहा है ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, उसको क्लास कंसिडर नहीं करते। एक लास्ट टॉपिक, इसके साथ क्लास ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो जाएगा, और वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसे यूज करने वाली दो पार्टी हैं। कंपनी के अंदर के लोग इंटरनल यूजर, कंपनी के बाहर के लोग एक्सटर्नल यूजर। तो आप ध्यान रखना, इंटरनल यूजर में कौन कौन आता है क्लास, मैनेजमेंट। कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, सवाल ये है कि कोई कंपनी है, मान लो टाटा स्टील है, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उनकी बैलेंस शीट, उनके पीएनएल, उनके नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब किसको चाहिए, इन सबको चाहिए। सवाल ये है क्यों चाहिए इन सबको।
तुम्हें क्यों चाहिए उसकी बैलेंस शीट? तुम क्यों इंटरेस्टेड हो कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ने में कि उनके पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितने एक्सपेंस है, कितने इनकम है, कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ से पैसा जनरेट कर रहे हैं, किस एक्टिविटी पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस? क्योंकि क्लास तुम मैनेजर हो, तुम्हें बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं कंपनी के रिगार्डिंग बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं, कंपनी के लिए रूल्स बनाने हैं, पॉलिसी बनानी है कंपनी के लिए, कौन सा प्रोडक्ट कितना ग्रो कर रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, हमारे पास कितनी कैपेबिलिटी है, हम लंबे समय तक चल पाएंगे भी कि नहीं चल पाएंगे, क्या हमारे पास प्रॉपर कैश है या नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो तुमको जरूर पता होना चाहिए, तभी तुम डिसीजन ले पाओगे कंपनी को चलाने में। अब टाटा क्लास 100+ कंट्री में टाटा का बिजनेस है, तो ये सब चलाने के लिए क्लास कंपनी के डेटा तो होना चाहिए ना। तो कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर के ही लोग हैं, इसीलिए क्लास हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इंटरनल यूजर है। इन्हें बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने होते हैं, जिसकी वजह से क्लास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड रहते हैं। अब ये सब कंपनी के बाहर के लोग हैं, ये भी कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे आपको प्रैक्टिकल जब दिया जाएगा तो आप कंपनी के बारे में पूरा स्टडी करोगे, कंपनी का बैलेंस शीट निकालोगे डाउनलोड करके, कंपनी का प्रॉफिट लॉस निकालोगे डाउनलोड करके, है कि नहीं? तो जो आम आदमी है क्लास पब्लिक, वो भी, ये रहे पब्लिक, आप पब्लिक ही तो, आप जनता जनार्दन ही तो हो। तो क्लास आप भी कंपनी के बारे में स्टडी करते हो, जो कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है या किस कंपनी में पैसा लगाना है। भाई किसी कंपनी में अगर आपको पैसा लगाना है तो क्या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी नहीं करोगे आप? बैलेंस शीट, P&L स्टडी नहीं करोगे? देखोगे नहीं कि पिछले साल कितना कमाया था, इस साल कितना कमाया है? बहुत सारे अलग अलग रेशियोज के बेसिस पे, कब जितना तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है वो तुम समझोगे, सोचोगे, तभी तो करोगे, तभी तो अपना मेहनत का पैसा लगाओगे ना उसमें। और कुछ लोग रिसर्चर होते हैं क्लास, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, जैसे जैसे आपने सुना होगा अदानी के ऊपर क्लास एक कंपनी ने रिसर्च किया और उसके बारे में क्लास बताया कि वो किस तरीके से क्लास गलत पैसा लगा रहे हैं। वो सही है नहीं है क्लास, उसको हमें डिसाइड नहीं करना है, उसके लिए क्लास प्रॉपर अथॉरिटी है। लेकिन यहाँ पे रिसर्चर क्या करते हैं क्लास, कोई कंपनी अगर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से डाउनफॉल जा रहा है, तो उसके बारे में रिसर्च करते हैं, यार क्या प्रॉब्लम है इस कंपनी में, इसमें दिक्कत क्या है, क्या एनालिसिस करते हैं, क्या गलती की इन्होंने, क्या अच्छा कर रहे हैं। तो वो लोग क्लास कैसे पता करेंगे? ये सब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर। और हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिक कर देती है, मतलब इंटरनेट पे डाल देती है, आप वहाँ से देख सकते हो, समझ सकते हो। और अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो वो कंपनी आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके घर भेजती है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप, लेकिन आपके घर भेजेगी वो, ठीक है? आपको ईमेल पे आएगा या फिर क्लास हार्ड कॉपी मिलेगी। अगला है शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स ने क्लास पैसा लगाया है किसी कंपनी में, तो वो शेयर होल्डर जरूर जानना चाहेंगी कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। जैसे आपके माँ बाप ने आपकी पढ़ाई के पीछे पैसा लगाया है, तो आपका रिपोर्ट कार्ड जरूर देखना चाहेंगे कि यार मेरे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड क्या है, मेरे बच्चे के नंबर कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। उसी तरीके से अगर मैंने किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं तो मैं उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जरूर देखूंगा, ताकि मैं जान सकूं कि मेरा पैसा सही जगह लगा है या नहीं लगा। जैसे आपका माँ बाप देखते हैं ना कि सही पैसा बच्चा मेरे पैसे का सही यूटिलाइज कर रहा है, पैसे बर्बाद कर रहा है, उसी तरीके से एम्प्लॉय, कंपनी के एम्प्लॉयज जो बड़े बड़े लेवल पे एम्प्लॉयज होते हैं ना क्लास, उनको लेजिटिमेट शेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनकी बोनस, ग्रेचुइटी, पेंशन, प्रॉपर टाइम पे सैलरी, ये सब एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है कंपनी द्वारा, तो वो लोग क्लास चेक करते हैं। तो कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कस्टमर, सब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, इसीलिए क्लास इनको यूजर्स बोलते हैं। और कंपनी के बाहर के लोग हैं, इसलिए इसको एक्सटर्नल यूजर्स कहा जाता है। गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटी, सरकार आपके ऊपर टैक्स लगाती है, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ेगी, समझेगी, नेट प्रॉफिट को देखेगी, तभी तो उसके ऊपर टैक्स लगाएगी। तो सरकार भी क्लास आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड है। क्रेडिटर्स और बैंकर्स, सीधी सी बात है, ये वो लोग हैं जो हमें उधार देते हैं। ये लोग हमें लोन देंगे, हमारे बारे में बिना जाने बिना समझे लोन दे देंगे, और हमारे बारे में पता कैसे चलेगा इनको? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ये लोग भी क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड है। आप जाओ बैंक लेने, सॉरी बैंक लोन लेने, आप जाओ बैंक के पास, बैंक से बोलो मुझे लोन चाहिए, बैंक क्या बोलेगा? भाई तुम कमाते कितना हो? तुम बोलोगे मैं इतना कमाता हूँ जी। वो बोलेंगे आप बताओ मत, आप अपने स्टेटमेंट्स दिखाओ, क्योंकि आप क्या बता रहे हो उससे मतलब नहीं, आप झूठ बोल दोगे। तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओगे, आप उनको उनका इनकम टैक्स रिटर्न दिखाओगे, सैलरी स्लिप दिखाओगे, या कुछ और आपके पास पुख्ता सबूत अगर है तो आप वो दिखाओगे उनको। उसी तरीके से कोई भी बैंकर या क्रेडिटर उधार देने से पहले, लोन देने से पहले क्लास कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करता है, इसीलिए क्लास इनको यूजर्स बोलते हैं। दीज आर द पीपल हु यूज कंपनी डेटा, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसलिए इनको यूजर्स बोलते हैं। इन्वेस्टर, सीधी सी बात है, जिसने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है किसी भी तरीके का, उधार दे रखा है या फिर शेयर खरीद रखा है, तो शेयर होल्डर हो गया। उधार दे रखा है या फिर इन्वेस्टर्स का मतलब जिसने कंपनी में पैसा लगाया है, वो क्यों जानना चाहता है? उसने तो लगा दिया, वो क्यों जानना चाहेगा? मैंने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया
तो मैंने तो पैसा लगा दिया ना, मैं क्यों जानना चाहूँगा कंपनी के बारे में कि भाई मुझे वो पैसा लगा के ही रखना है या पैसा निकाल लेना है या और पैसे लगाने हैं। और पोटेंशियल इन्वेस्टर जिसने क्लास कंपनी में पैसा लगाया नहीं है, वो सोच रहा है लगाने की, उसको बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। ही इज नॉट एक्चुअल इन्वेस्टर, इसने पैसा नहीं लगाया लेकिन सोच रहा है मैं लगाऊं या ना लगाऊं। तो वो भी कंपनी के बारे में स्टडी करेगा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा, नोट्स टू अकाउंट्स को देखेगा, ऑडिट रिपोर्ट को देखेगा, बैलेंस शीट को देखेगा। फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, आपने टीवी में बहुत सारे बिजनेस चैनल देखे होंगे, ठीक है, moneycontrol.com पे भी आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो, या फिर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो जो लेडीज या जेंटलमैन स्क्रीन पे बैठ के बताता है कि यार इस कंपनी में पोटेंशियल है, इस कंपनी में पैसा लगाओगे तो इतना ग्रो हो सकता है, इस कंपनी में पैसा लगाओगे इतना डाउन हो सकता है। कैसे बता देता है वो? कोई भविष्यवाणी करता है क्या जो बता देता है? नहीं, वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है। उस इंसान को बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। वो एनालिसिस करेगा, पढ़ेगा, समझेगा, अलग अलग पैरामीटर पे जज करेगा कंपनी को, कंपनी की पोजीशन को देखेगा, फंड्स कहाँ कहाँ से लिए हैं, कहाँ कितना पैसा लगाया है, कितने एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कितने एक्सपेंसेस, इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, कहाँ कहाँ कितने एक्सपेंस कर रहे हैं, पूरा स्टडी करेगा, फिर अंदाजा लगाएगा, हाँ फॉरकास्टिंग करेगा कि यार हाँ कल को ऐसा हो सकता है, इस कंपनी के मार्केट ग्रोथ हो सकती है या डाउन हो सकता है, लगाओ या मत लगाओ, सेल करो या परचेज करो। ये सब बातें कैसे बताता है? फाइनेंशियल एनालिसिस्ट प्रॉपर स्टडी करके बताता है। सो ऑल दीज आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। चैप्टर भले ही लेस वेटेज का था, लेकिन जो नॉलेज है वो आपको जरूर होनी चाहिए। विदाउट दिस नॉलेज क्लास आप लाइफ में पैसा तो नहीं कमा सकते, भले ही नंबर आपके आ जाए रट्टा मार के, लेकिन आप लाइफ में तभी कोई आपको पैसे देगा जब क्लास आपको पूरी डीप नॉलेज होगी उस चीज़ की, तभी क्लास आगे भी मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इसे पढ़ के समझ के आना, ये वही बेस है। वो स्ट्रांग हो गया तो आगे सीए करो, क्लास सीएफए करो, या फिर क्लास सीएस करो, सीएमए करो, बीकॉम करो, एमकॉम करो, कुछ भी कर लो आगे। ये सब बेसिक चीज़ें पता जरूर होना चाहिए, भले ही इसका वेटेज कम है बट है बहुत इंपॉर्टेंट। सीख के जरूर जाना। अच्छी लगी हो लाइक करना, वीडियो शेयर करना अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।